गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे एयर। हिंदी में एयर को क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? वायु कहते हैं, वायु। और गुजराती में हवा। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन किसी को लिखने की जरूरत नहीं नोटबुक में, ओके। सो आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। सो अर्थ के आसपास एक पूरा ब्लैंकेट है एयर का, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। तो हमें पता है, जैसे कि हम सांस वगैरह लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन कहाँ पे है? ऑक्सीजन एयर के अंदर, और एयर किस में है? एटमॉस्फेयर में है। क्लियर? इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सनरेज। जी हाँ, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता ना, तो हार्मफुल सनरेज, अल्ट्रावायलेट सनरेज, वो डायरेक्टली हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर पहुंचती, और जिसकी वजह से प्लांट्स वगैरह ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते। ओके। सो एटमॉस्फेयर जो ब्लैंकेट है, वो एक तो हमें सांस लेने के लिए हवा भी देता है, फॉर ब्रीदिंग इट गिव्स अस एयर फॉर ब्रीदिंग, ओके। एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सनरेज। Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. तो अगर ये ब्लैंकेट नहीं होता, ठीक है, एटमॉस्फेयर का, तो क्या होता? हम डे टाइम पे पूरे गर्म हो जाते, बेक हो जाते, और नाइट टाइम पे पूरे ठंडे पड़ जाते हैं। ओके। बिकॉज डे टाइम पे टेम्परेचर एक्सट्रीम हो जाता अर्थ के सरफेस के ऊपर, और नाइट टाइम पे टेम्परेचर एकदम में बिलो जीरो चला जाता नाइट टाइम में। ओके। सो ये कंडीशंस होती अगर हम हमारे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर की ब्लैंकेट ना होती तो। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला टॉपिक कंपोजिशन ऑफ एयर। ओके। सो एयर किस किस चीजों से बना है, किन किन गैसेस से बना है? जैसे हम बोलते हैं ना, मतलब कोई भी चीज हम प्रोडक्ट बना ले, जैसे चाय कंसिडर करो, चाय के अंदर क्या क्या कंपोजिशन? चाय इज अ कंपोजिशन ऑफ दूध, ओके, मिल्क हो गया, टी टी पाउडर हो गया, फिर शुगर हो गया, वाटर हो गया। तो वो सारी चीजें कंपोजिशन ऑफ टी में आ जाती है। तो कंपोजिशन ऑफ एयर में भी बहुत सारी अलग अलग गैसेस आती है। ओके। तो सबसे पहला पॉइंट है कि एयर वी ब्रीथ इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। तो हम जब सांस लेते हैं, ओके, तो जितनी भी एयर के अंदर जितने भी दूसरी गैसेस प्रेजेंट है, वो भी हमारे बॉडी के अंदर जाती है साथ साथ में। मेन हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, बट ऑक्सीजन के साथ साथ अदर गैसेस भी जाती है लंग्स के अंदर, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं होती, वो एज इट इज हम फिर वापस एक्सहेल कर देते हैं। इनहेल करते हैं तब अंदर जाता है, और एक्सहेल करते हैं तब वो गैसेस बाहर निकलती है। ओके। सो मेन यहाँ पे कौन कौन सी गैसेस है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस मेक्स अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके। सबसे ज्यादा कौन सी प्रेजेंट है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद आ जाती है दूसरी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हीलियम हो गया, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज। इन गैसेस के अलावा, ओके, टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। डस्ट पार्टिकल्स जो रहते हैं, वो भी एयर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो जैसे कि इस पाई चार्ट के अंदर हम देख सकते हैं, नाइट्रोजन पूरा 78% है, ओके, और सेकंड है ऑक्सीजन 21%। तो सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी में जो एयर प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है, वो है नाइट्रोजन, और उसके बाद आ जाती है ऑक्सीजन। फिर कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम देखें तो 0.03% है। उसके बाद आर्गन गैस अगर देखें तो 0.93%, और बाकी सारी गैसेस, ऑल अदर गैसेस प्लस डस्ट पार्टिकल्स जो है 0.04% है। तो जैसे कि सबसे मेन कंपोनेंट एयर का नाइट्रोजन, ओके। सो नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। अभी हमने देखा सबसे ज्यादा क्वांटिटी नाइट्रोजन की ही थी। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। ओके। तो जब हम सांस लेते हैं, तो सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन भी हमारे लंग्स में जाता है, और हम उसको बिना बिना यूटिलाइजेशन के एक्सहेल करते हैं। और ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, उसको यूटिलाइज करके उसको CO2 में कन्वर्ट करके एक्सहेल करते हैं। तो नाइट्रोजन किसको चाहिए? इतना सारा जो अवेलेबल है, नाइट्रोजन चाहिए प्लांट्स को। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। लेकिन क्या है, प्लांट्स जो है नाइट्रोजन को डायरेक्टली एयर से यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। ओके। सो बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंजेस इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। ओके। तो प्लांट डायरेक्टली जो है नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। ओके। सो जो सॉइल के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं, ओके, वो क्या करते हैं? वो लोग नाइट्रोजन लेते हैं एटमॉस्फेयर में से, फिर उसको चेंज करते हैं, मतलब उसका नाइट्रोस ऑक्साइड वगैरह बना देते हैं। ओके। फिर वो जो जो चेंज किया हुआ जो नाइट्रोजन है,
वो फिर प्लांट के रूट्स के थ्रू प्लांट की बॉडी के अंदर जाता है और वो उसे यूटिलाइज करता है। ओके, सो प्लांट्स को नाइट्रोजन जो है डायरेक्टली अवेलेबल है, लेकिन वो उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है। ओके, तो सॉइल के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो नाइट्रोजन का फॉर्म चेंज कर देते हैं और फिर वो प्रोडक्ट जो है वो प्लांट यूटिलाइज करता है। सेकंड हमारी इंपॉर्टेंट गैस है ऑक्सीजन। सभी को पता होगा ऑक्सीजन जो है हमें ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को मस्ट रिक्वायर्ड है। ओके, बिना ऑक्सीजन के हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। पानी के अंदर जाते हैं, देखा होगा अंडर डाइवर्स वगैरह जो जाते हैं, ठीक है, वाटर के नीचे जाके डाइविंग जो करते हैं, तो लोग अपने साथ में ऑक्सीजन टैंक वगैरह ले जाते हैं। इवन स्पेस में भी जाते हैं तो साथ में ऑक्सीजन टैंक वगैरह ले जाते हैं। ओके, सो ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। Humans and animals take oxygen from the air as they breathe. So कैसे लेते हैं हम? ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू। ओके, तो ह्यूमंस और एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं? देखो, ऑक्सीजन अंदर गया और लंग्स में यूटिलाइज होने के बाद बाहर क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और वही ग्रीन प्लांट्स के लिए उल्टा है। ग्रीन प्लांट्स क्या करता है? ऑक्सीजन अंदर लेता है, ओके, फिर उसको यूटिलाइज करता है। मतलब उसमें ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस करके प्रोसेस रहता है, तुम लोग साइंस में पढ़ोगे, उसको पढ़ा भी होगा शायद। ओके, एंड ऑक्सीजन रिलीज करता है। ओके, ग्रीन प्लांट CO2 लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। So green plants produce oxygen during photosynthesis. In this way, oxygen content in the air remains constant. कैसे constant? क्योंकि जो ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो ग्रीन प्लांट से आता है और हम जो CO2 रिलीज करते हैं वो ग्रीन प्लांट में वापस चला जाता है। ओके, सो एक बैलेंस मेंटेन्ड रहता है। बट इफ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब। लेकिन हम जब ट्रीज कट करते हैं तो ये जो बैलेंस बना हुआ है ये क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है। ट्रीज हम क्यों कट करते हैं उसके भी बहुत सारे पता ही होगा उसके यूजेस। ओके, ट्रीज हम कट करते हैं फर्नीचर वगैरह घर में बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए। ओके, सो जब हम ये चीज करते हैं तो इससे क्या होता है कि एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन और CO2 का जो बैलेंस बना हुआ है वो बिगड़ जाता है और उसकी वजह से दूसरे इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। ओके, थर्ड गैस पे आ जाते हैं। नाइट्रोजन देख लिया, ऑक्सीजन देख लिया, अब कार्बन डाइऑक्साइड। So carbon dioxide is another important gas. Green plants use CO2 to make their food and release oxygen. Okay? ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। ओके, जिसमें वो लोग CO2 लेते हैं, फिर सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो अपना फूड बनाते हैं, स्टार्च बनता है और साथ में वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ओके, ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज CO2। ओके, ग्रीन प्लांट CO2 लेता है, ओके, और ह्यूमंस और एनिमल्स क्या करते हैं? CO2 रिलीज करते हैं। द अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज बाय ह्यूमन और एनिमल सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स व्हिच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। तो जैसे फोटो में देख सकते हैं, ओके, ये जो साइकिल अभी पहले वाले पिक्चर में भी मैंने इसी चीज का बताया था। ओके, जो प्लांट्स प्रोड्यूस करता है वो हम लेते हैं और हम जो प्रोड्यूस करते हैं वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज कोल एंड ऑयल। तो ये बैलेंस अपसेट कैसे होता है? या तो हम पेड़ काट दें, ओके, या फिर हम फ्यूल्स और कोल्स को बर्न करते हैं, ऑयल्स को बर्न करते हैं, गाड़ी के साइलेंसर में से जो धुआं निकलता है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है? वो एक्स्ट्रा CO2 एमिशन होता है। हम फ्यूल्स को जब बर्न करते हैं तो उसमें से CO2 एमिट होता है। ओके, तो प्लांट प्लांट के ऊपर लोड बढ़ जाता है। इतना सारा CO2 थोड़ी ना प्लांट्स यूटिलाइज करेंगे, ऊपर से हम पेड़ को प्लांट्स को कट भी कर देते हैं। ओके, तो इसकी वजह से ये क्या होता है? बैलेंस जो है बिगड़ जाता है। दे दे हैड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। तो जब हम ये कोल और पेट्रोलियम और ये सारी चीजें जब जलाते हैं, ओके, तो इनकी वजह से भी बहुत सारा CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में ऐड ऑन हो जाता है। ओके, ह्यूमंस के कंपेयर में ये CO2 ज्यादा हो जाता है एटमॉस्फेयर में। द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ CO2 इज अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। और जब एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, ओके, तो उसकी वजह से अर्थ का वेदर और क्लाइमेट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। सो सबसे पहला फिनोमिना हम देखेंगे, जो हम इम्बैलेंस जो अनबैलेंस क्रिएट होता है, ओके, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग राइज होता है। अब ग्लोबल वार्मिंग यानी क्या होता है? सो CO2 रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। तो CO2 जब रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, ओके, तो इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी क्या? इट ट्रैप्स द हीट इन द अर्थ। ओके, जो सन की वजह से जो गर्मी आती है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो हीट वहां पे ट्रैप हो जाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इसी को कहते हैं। ओके, और ये चीज जरूरी भी है कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो जो भी हीट अर्थ ने रिसीव की है सन से वो वापस स्पेस में चली जाएगी। ओके, और अर्थ का जो टेम्परेचर वो गिरते जाएगा, मतलब कम होते जाएगा। ओके, सो
it is therefore called a greenhouse gas, and without it the earth would have been too cold to live in. ओके, तो ग्रीन हाउस गैसेस जरूरी है और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी जरूरी है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें वार्मनेस बनी रहे। और हमें ये भी पता है CO2 गैस जो है कंपैरेटिवली काफी वार्म होती है। तुम जब सांस लेते हो और जब सांस छोड़ोगे ना, तो हाथ रख के देखो, ऐसा करके देखो हाथ रख के, ठीक है, तो तुम्हें हाथ पे वार्मनेस फील होगी। तो इससे ये पता चलता है CO2 गैस थोड़ी वार्म होती है। ओके, बट अगर हद से ज्यादा कोई भी चीज होती है तो उसका इल इफेक्ट तो आता ही है, ठीक है। सो व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स, द हीट रिटेन्ड इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन जब एटमॉस्फेयर के अंदर ये जो CO2 गैस है इसका अगर लेवल बढ़ते जाए तो ये ज्यादा हीट रिटेन करेगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर ऑफ अर्थ जो है ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसी को कहते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। देखो अर्थ के कैसे पसीने छूट जाते हैं। ओके, टेम्परेचर बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है। तो टेम्परेचर तो चलो बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या ड्रॉबैक क्या है टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ने का? इसका एक मेजर ड्रॉबैक है कि अर्थ के जो पोलर रीजन्स है वो आइस से कवर्ड है। ओके, वहां पे स्नो है, आइस से कवर्ड है, ग्लेशियर्स है बड़े बड़े। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो पता है ना बर्फ क्या होती है, पिघलना शुरू कर देती है। तो उससे क्या होता है कि अर्थ के अंदर जो ओशन के अंदर जो वाटर है वो वाटर का लेवल बढ़ते जाता है। और जो कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज यानी ऐसे स्टेट्स कंट्रीज जिनके यहाँ पे कोस्टल रीजन्स है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे फ्लड जैसे सिचुएशन जो है वो डेवलप होने लगते हैं। This rise in temperature causes the snow in the coldest parts of the world to melt. As a result, the sea level rises, causing floods in the coastal areas. ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टेम्परेचर हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो पोलर रीजन्स पे जो आइस है वो पिघलना शुरू हो जाएगी, और इसकी वजह से सी लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से फ्लड आ जाएंगे कोस्टल एरियाज में। There may be drastic changes in the climate of a place leading to extinction of some plants and animals in the long run। और क्लाइमेट में भी चेंजेस आएंगे इसकी वजह से, और क्लाइमेट में जब चेंजेस आएंगे तो कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो शायद एक्सटिंग कर जाए यानी उनकी प्रजाति खत्म हो जाए। जैसे हम बोलते हैं ना कि अभी दुनिया में डायनासोर्स तो है ही नहीं। क्लियर, पहले काफी पहले थे, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि भाई एक मीटियोर आके स्ट्राइक किया था अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से इतने जोर से तबाही मची कि डायनासोर्स की प्रजाति ही खत्म हो गई। तो आज भी ऐसे कुछ प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज है जो कि ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। एक्सटिंक्शन यानी कि उनकी प्रजाति खत्म हो जाएगी। जैसे टाइगर्स की बात करें इंडिया में, टाइगर्स, लायन, तो ये कुछ गिनती के ही बचे हैं, मतलब काउंटेबल ओनली, मतलब 2-2.5 हजार जितने टाइगर्स है खाली इंडिया में। ओके, तो ये चीज है कि अगर क्लाइमेट में चेंजेस आता है तो कुछ कुछ प्लांट्स और एनिमल्स की जो प्रजाति है वो भी क्या होगी, खत्म हो जाएगी कंप्लीटली। तो पिक्चर में देख सकते हैं, है ना, किसी किसी बर्फ पिघलती है। अब इतनी सारी बर्फ अगर पिघलना शुरू हो जाए, ओके, ये सारी बर्फ अगर मेल्ट हो जाए, दिस इफ ऑल दिस स्नो मेल्ट्स, देन द लेवल ऑफ द सी विल राइज, और उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी फ्लड लाइक सिचुएशंस इन द कोस्टल एरियाज। तो बहुत सारे पेपर्स और आर्टिकल्स में इसकी चिंताएं बताई जाती है। ओके, कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है अर्थ के ऊपर सिचुएशंस खराब होते जा रही है। ओके, और CO2 लेवल जो है दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो इसके लिए बहुत सारी चिंताजनक न्यूज वगैरह आती रहती है। ओके, और इसीलिए लोग अभी जैसे धीरे धीरे ऑल्टरनेटिव्स देख रहे हैं कि पेट्रोल कार की जगह इलेक्ट्रिकल कार हो जाए, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चले। तो जो इलेक्ट्रिसिटी से जो व्हीकल्स चलते हैं वो CO2 एमिट नहीं करते, उनमें साइलेंसर होता ही नहीं है, पहली बात। ओके, करंट से मोटर चलती है, मोटर से फिर वो गाड़ी चलती है। क्लियर, तो ऑल्टरनेटिव्स जो है उसके ऊपर दुनिया वर्क कर रही है। ओके, और फ्यूचर में ये स्ट्रीम में काफी ज्यादा स्कोप होगा। ओके, कि जो कोल और फ्यूल जो पेट्रोल है उसके ऑल्टरनेटिव्स कोई लाके दे दे। ओके, तो वो वाला चीज ज्यादा ट्रेंडिंग में होगा आने वाले 10-15 साल के बाद। नेक्स्ट हम देखेंगे एयर सर्कुलेशन। एयर सर्कुलेशन यानी क्या? अब जैसे हम बैठे रहते, कभी कभी छत पे बैठे, कभी खिड़की के पास बैठे, तो अचानक हवा का झोंका आता है। तो हवा कैसे आती है, हवा क्यों फ्लो करती है? ओके, ऐसा तो नहीं भगवान ऐसा वो पंखा लेके बैठे और ऐसा घुमा रहे हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो एयर सर्कुलेशन कैसे होता है अर्थ के ऊपर? व्हेन एयर इज हीटेड इट एक्सपांड्स, बिकम्स लाइटर एंड गोज अप। जब एयर को हम हीट करते हैं ना, तो वो लाइट हो जाती है, ठीक है, हीटेड एयर इज लाइटर एंड द कोल्डर एयर इज डेंसर। ये भी चीज तुमने साइंस में पढ़ी होगी। ओके, कि
हीटेड एयर, जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है और जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है। क्लियर? सिंपल भाषा में गर्म हवा हल्की और ठंडी हवा भारी। सो व्हेन एयर इज हीटेड इट एक्सपांड्स बिकम्स लाइटर एंड गोज अप। तो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है और ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है। ओके, कोल्ड एयर इज डेंसर एंड हैवी, so that is why it tends to sink down. Now when hot air rises, cold air from surrounding area rushes there to fill in the gap. तो जब मान लेते हैं यहाँ पे अगर गर्म हवा है तो गर्म हवा होगी तो क्या होगी, वो ऊपर की तरफ जाएगी। क्लियर? तो यहाँ की जगह खाली हो जाएगी, तो ये जगह कौन भरेगा? कोल्ड एयर यहाँ पे रश करेगी। ओके, कोल्ड एयर क्या करेगी? रश करेगी, मतलब वो गैप जो है, जो वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है वहां पे, ओके, स्पेस जो क्रिएट हुई वो स्पेस को कौन भरेगा? कूलर एयर आके भरेगी। तो इससे क्या होगा? एयर मूव करना स्टार्ट करेगा और इसी को हम कहते हैं सर्कुलेशन ऑफ एयर। ओके, so when hot air rises, cold air from surrounding area rushes there to fill in the gap. That is how air circulation takes place. Okay, तो इस तरीके से एयर सर्कुलेशन होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि बड़ा टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। हमने पहला टॉपिक, मेजर टॉपिक देखा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, जिसमें हमने देखा एयर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स है। ओके, एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स है, मेन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2। ओके, इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा। और CO2 का लेवल जब बढ़ते जाता है तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो उसके बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा एयर सर्कुलेशन कैसे होता है। अब है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। So our atmosphere is divided into 5 layers starting from Earth's surface. These are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या क्या लेयर है। तो सबसे अर्थ के सरफेस के टच में जो है ट्रोपोस्फियर, फिर उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर, देन मीजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर एंड आखिरी में है एक्सोस्फियर। तो ये टोटल 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर है। ओके, तो जैसे कि अर्थ एक स्फीयर है, तो ये सारी लेयर्स भी स्फेरिकल शेप में प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे आगे स्फीयर बोला जा रहा है। ओके, स्फीयर यानी जैसे बॉल का शेप स्फीयर होता है। ओके, क्रिकेट बॉल ले लो या फुटबॉल ले लो, जो भी ले लो। सो सबसे पहले अर्थ के नजदीक क्या आ गया? ट्रोपोस्फियर, फिर आ जाता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ओके, वीडियो के एंड में मैं इनको ये जो स्टेप्स है कैसे लर्न करना है उसकी ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, कि पहले स्ट्रेटोस्फियर आता है सर या ट्रोपोस्फियर आता है, तो उसमें भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो वो मैं बता दूंगा। ओके, देख सकते हो यहाँ पे मेसोस्फियर में जो है मीटियोर्स वगैरह जो आते हैं ना वो बर्न हो जाते हैं। तो हर एक लेयर का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। ओके, हर एक लेयर का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। हम वन बाय वन हर लेयर के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रोपोस्फियर। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट्स हियर। तो हम जो सांस लेते हैं, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, ओके, वो इसी लेयर के अंदर प्रेजेंट है। तो दिस इज दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, जो कि अर्थ से सबसे पहला जो लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है। ओके, और एवरेज हाइट क्या है इस लेयर की? 13 किलोमीटर। मतलब सी लेवल से लेकर 13 किलोमीटर तक चले जाओ तो पूरा जो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है वो ट्रोपोस्फियर का है। Almost all the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occur in this layer। ठीक है, तो जो बारिश वगैरह हो गई, फॉग हो गया, हेलस्टॉर्म हो गया, वो सारी चीजें यहीं पे होती है। यानी हम कह सकते हैं कि क्लाउड्स जो है वो भी ट्रोपोस्फियर लेयर के अंदर ही प्रेजेंट है। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए ट्रोपोस्फियर लेयर के बच्चों, ये तुमको नोट करना है और यही तुमको याद रखने हैं। क्लियर? सेकेंड लेयर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है स्ट्रेटोस्फियर। ओके, सो स्ट्रेटोस्फियर में क्या क्या है देख लेते हैं। तो इसकी हाइट कहाँ तक है? 50 किलोमीटर तक। ओके, इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिनन, मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। आहा, तुम मजे से यहाँ पे एरोप्लेन उड़ा सकते हो, क्योंकि कोई बादल वादल बीच में नहीं आएंगे, कोई भी वेदर फिनोमिना बीच में नहीं होगा। ऐसा नहीं कि अचानक बिजली कड़क जाएगी तुम्हारे एरोप्लेन के ऊपर। ओके, बिजली कड़कना, बादल गरजना, वो सब जो हमने पहला लेयर देखा था ट्रोपोस्फियर, उसके अंदर होगा। यहाँ पे ना बिजली कड़कने वाली है ना बादल गरजने वाले हैं, तुम मजे से अपना एरोप्लेन जो है उड़ा सकते हो। तो हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेटोस्फियर लेयर के अंदर एरोप्लेन्स का जो रूट्स वगैरह जो होते हैं, पाथ वगैरह होता है, वो स्ट्रेटोस्फियर से होके गुजरता है। ओके, important feature of stratosphere is that it contains a layer of ozone gas। अब स्ट्रेटोस्फियर की एक और खास बात, इसमें ओजोन गैस की लेयर प्रेजेंट है।
ओजोन गैस क्या करता है, ओजोन गैस जो अल्ट्रावायलेट सनरेज आती है अर्थ की तरफ, उसको बाहर के बाहर ही रिफ्लेक्ट करके वापस स्पेस में भेज देता है। ओके, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होते हैं सन के, उसको अर्थ सरफेस तक पहुंचने नहीं देता ओजोन गैस। ओके, सो ओजोन गैस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज, हार्मफुल इफेक्ट यानी जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उससे हमें बचाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये जैसे हमारा अर्थ सरफेस है, उसके ऊपर ट्रोपोस्फियर की लेयर हो गई। ओके, उसके ऊपर आ गया अपना स्ट्रेटोस्फियर। ओके, देख सकते हैं स्ट्रेटोस्फियर हमने देखा 50 किलोमीटर का पूरा इसका विड्थ है, और ट्रोपोस्फियर का खाली 13 किलोमीटर का था। ओके, पहाड़ नदी ये सारे ट्रोपोस्फियर के अंदर आ जाते हैं। तो स्ट्रेटोस्फियर के बीच में ऊपर की तरफ एक ओजोन लेयर है, ओजोन गैस की लेयर है। तो ये ओजोन गैस की जो लेयर है, ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आते हैं सन के द्वारा, ओके, ये इसको यहीं से रिफ्लेक्ट कर देता है या एब्जॉर्ब कर देता है। ओके, तो ये इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अर्थ के सरफेस तक पहुंचने ही नहीं देता है। क्लियर? तो ये 4 पॉइंट्स हमने देखे स्ट्रेटोस्फियर के बारे में, तो ये प्रॉपरली याद रखना है। ओके, क्योंकि डायरेक्टली एक 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर। तो तुम्हें वो जो पांचों लेयर हम पढ़ रहे हैं ना अभी, उन सभी के एक्सप्लेनेशंस देने रहेंगे। ओके, तीसरा लेयर है मेसोस्फियर। ओके, पहला क्या था ट्रोपोस्फियर, सेकंड क्या था स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड आ गया मीजोस्फियर। सो मीजोस्फियर जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, एम से एम रिलेट करो बच्चों, एम है, एम से एम। मीजोस्फियर में मीटियोर्स बर्न अप हो जाते हैं। ओके, इसलिए मीटियोर स्ट्राइक्स तो होते रहते हैं अर्थ के ऊपर, लेकिन वो मीटियोर्स के जो पत्थर होते हैं ना, वो अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंचते, क्योंकि वो उधर ही बर्न हो जाते हैं और ऐश में कन्वर्ट हो जाते हैं। This is the third layer of atmosphere. It lies above the stratosphere. Okay, considered it extends up to a height of 80 किलोमीटर। ओके, तो इसकी हाइट कितनी है 80 किलोमीटर। सबसे पहला ट्रोपोस्फियर 13 किलोमीटर था, फिर सेकंड हमने स्ट्रेटोस्फियर देखा 50 किलोमीटर का उसका हाइट था, और इसका कितना है 80 किलोमीटर का। Meteorites burn up in this layer on entering from the space। तो स्पेस से जब मीटियोर्स एंटर करते हैं, तो मीजोस्फियर लेयर में आके वो जल के राख हो जाते हैं, खाक हो जाते हैं। देन फोर्थ लेयर पे आ जाते हैं हम, थर्मोस्फियर। ओके, सो इन थर्मोस्फियर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली। देखो थर्मोमीटर क्या करता है, टेम्परेचर मेजर करता है, तो थर्मोस्फियर में टेम्परेचर इट राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है अर्थ के सरफेस से हम ऊपर जाते हैं, ओके, तो टेम्परेचर अब यहाँ पे राइज करना शुरू कर जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फिल्टर नहीं है, ओजोन गैस वगैरह, तो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वगैरह रिसीव होते हैं। ओके, इस लेयर में आयोनोस्फियर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। एक और है आयोनोस्फियर, जो कि इसी लेयर का पार्ट है, थर्मोस्फियर लेयर का। ओके, इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 टू 400 किलोमीटर। तो थर्मोस्फियर की जो विड्थ हो गई वो 80 टू 400 किलोमीटर की हो गई। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। तो ये लेयर का क्या यूज है, इट हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। देखो दूसरा जो लेयर पड़ा था स्ट्रेटोस्फियर, वहां पे एरोप्लेन उड़ते हैं मजे से। मेसोस्फियर जो तीसरा लेयर था, वहां पे मीटियोराइट्स बर्न अप हो जाते हैं। थर्मोस्फियर के अंदर क्या होता है, रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। तो अर्थ के ट्रांसमिशन सिग्नल से जो रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट जो भेजी जाती है, वो इस लेयर से रिफ्लेक्ट होके फिर से अर्थ के ऊपर आ जाती है। पिक्चर देखोगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे देखा होगा ये मोबाइल टावर्स वगैरह रहते हैं, ओके, तो हम देखते हैं कि भाई जो सिग्नल होते हैं वो एक टावर से दूसरे टावर में भेजे जाते हैं। ओके, सो टावर जब सिग्नल्स भेजता है, तो ये जब ऊपर यहाँ थर्मोस्फियर तक आते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ओके, एकदम हाई फ्रीक्वेंसी के हुए तो वो उससे बाहर जा सकते हैं, लेकिन उससे कम फ्रीक्वेंसी के जो होते हैं वो सारे रिफ्लेक्ट होके वापस से अर्थ के ऊपर आते हैं। तो अर्थ के ऊपर दूसरा जो ट्रांसमिशन टावर होता है, वहां पे जाके स्ट्राइक मतलब वहां पे जाके रिसीव होते हैं। ओके, एक टावर से ट्रांसमिट हुआ, दूसरे टावर से रिसीव हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से रेडियो ट्रांसमिशन में ये जो थर्मोस्फियर लेयर है, ये काफी ज्यादा यूजफुल है। फिफ्थ आ गया अपना एक्सोस्फियर, मतलब आखिरी वाला एग्जिट ऑप्शन। ओके, एक्सोस्फियर एग्जिट, तो आखिरी वाला लेयर क्या हो गया, एक्सोस्फियर। सो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इज नोन एज एक्सोस्फियर। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर। तो यहाँ की जो हवा होती है वो बहुत ही थिन होती है। ओके, उसकी डेंसिटी काफी लो होती है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड ऑक्सीजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर।
तो यहाँ पे कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है? हीलियम एंड हाइड्रोजन। देखो ये पिक्चर एक्चुअली इसलिए बताया मैंने कि हीलियम और हाइड्रोजन गैस का यूज कहाँ पे आता है। तो हीलियम हाइड्रोजन गैस, ये जो हाइड्रोजन बलून्स कहते हैं इनको, देखा होगा बहुत सी मूवीज वगैरह में, या फिर कहीं ना कहीं तो तुमने ये चीज देखी होगी। हो सकता है इस पे ट्रैवल भी किया हो। ओके, बहुत मजा आता है, बहुत ऊपर तक जाता है ये भी। ओके, ये एक्सोस्फीयर लेयर तक नहीं जाता है, ये स्टार्टिंग के लेयर जो ट्रोपोस्फियर है उसी के अंदर रहता है। ये खाली मैंने यूज किया है ना हीलियम और हाइड्रोजन गैस का, उसके लिए ये पिक्चर मैं तुमको बता रहा हूँ। ओके, तो ये बलून्स के अंदर जो एयर होती है वो, ये लाइटर गैसेस होती है। ओके, और उन लाइटर गैसेस की वजह से बलून्स जो होते हैं वो राइज करते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पांचों के पांचों लेयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। पहला क्या था? ट्रोपोस्फियर। दूसरा क्या था? स्ट्रेटोस्फियर। तीसरा क्या था? मीजोस्फियर। फोर्थ क्या था? थर्मोस्फियर। और फिफ्थ क्या है? एक्सो। तो देखो अब मैं ट्रिक बता देता हूँ लर्न रखने की। ठीक है, कि पहला ट्रोपो, तो ट्रोपो यानी ट्रॉपिकल, यानी ग्रीनरी। ओके, ट्रॉपिकल एरियाज, तो वो ट्रॉपिकल एरियाज अर्थ सरफेस के ऊपर है तो सबसे पहले ट्रोपोस्फियर आएगा। स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटा यानी स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या होता है? कोई भी खेल कूद में हम स्ट्रेटजी सेकंड स्टेज पे बनाते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या हो गया? स्ट्रेटजी बनाना। तो उससे क्या हो जाएगा? पहला ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मिजोस्फियर यानी मिडल, मिड पॉइंट। टोटल 5 लेयर है तो मिडल में कौन सा लेयर है? एम से रिलेट करो, मेसोस्फियर। ओके, मिडल वाला। उसके ऊपर जैसे हमें पता है एकदम ऊपर जाएंगे तो हीट बढ़ जाती है, तो थर्मोस्फियर में क्या होता है? हीट कहाँ बढ़ेगी? फोर्थ स्टेप में। ओके, थर्मोस्फियर। आखिरी वाला एग्जिट ऑप्शन, लास्ट वन, क्या हो जाएगा? एक्सोस्फियर। तो इससे तुम ये याद रख सकते हो कि इनका जो सीक्वेंस है वो क्या है। ओके, और हर एक के अंदर मैंने चार चार पांच पांच पॉइंट्स बताए हैं, तो वो सारे के सारे पॉइंट्स एज इट इज तुमको याद रखने हैं। क्लियर? आज का लेक्चर यहाँ तक कवर करते हैं। हमने दो मेन टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए। ओके, एक हो गया कंपोजिशन ऑफ एक एयर एटमॉस्फेयर एंड दूसरा हो गया लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके,